Coast Guard unit Haldia. So, before starting, I just wanted to know you all are comfortable in Hindi or English. बाकी वैसे मासाब हैं, he will be speaking in Bengali. मेरा थोड़ा टाइट है Bengali. I just came here. ठीक है. तो आपको हिंदी इंग्लिश समझ आता है? ठीक है. तो my communication with you will be Hindi and English. So basically we are from Coast Guard और यहाँ आपको हम इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, कौन सी फोर्स है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने आए हैं. तो बेसिकली मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी मैं छोटी सी रखूँगा, टू बी फेयर इनफ, ताकि इट इज़ कवर्ड विद इन 20 to 30 मिनट्स. इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको 2 वीडियोस भी दिखाऊंगा जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करता है एट सी, हमारी चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ क्या हैं, वो उसके बारे में बताएंगे. फाइनली इन दी एंड हाउ टू गेट रिक्रूटेड इन कोस्ट गार्ड. मतलब अभी आप जब 11th-12th के जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली आपका आगे कुछ मोटो होगा, समवन वांट टू बी अ डॉक्टर, समवन वांट टू बी अ इंजीनियर, किसी को आगे जाके डिफेंस में जाना होगा. आई थिंक यू आर ऑल आर अवेयर रिगार्डिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? सो हियर वी विल बी डीलिंग ओनली विद कोस्ट गार्ड की व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, हाउ यू कैन ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड व्हाट कोस्ट गार्ड बेनिफिट, बट मतलब कोस्ट गार्ड इज गिविंग यू व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स. तो उसके बारे में हम एट द एंड ऑफ द पीपीटी में बात करेंगे प्रेजेंटेशन. ठीक है. तो यू आर ऑल आर इन 11th and 12th ओनली ना, साइंस स्टूडेंट्स. बेसिकली साइंस के हैं, कॉमर्स ऑल्सो. ठीक है. जिसके लिए दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट वैलिड, दे कैन टेल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन टू द their friends, their families who are trying for defense, because government job में जाना, defense में जाना, it is not easy. There are some certain steps that you have to clear, then only you get into a defense. You get that kind of training, and after that training you qualify as a soldier or as a officer. ठीक है. तो मैं अपनी presentation start करने से पहले I will be telling you about the पंच प्राण of अमृतकाल. बेसिकली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने रेड फोर्ट में एक स्पीच के ड्यूरिंग वन स्पीच ही टोल्ड दीज 5 फंडामेंटल ऑफ अमृतकाल. एक्चुअली 2047 में दिस इज द मोटो और एम ऑफ आवर गवर्नमेंट दैट वी अचीव दीज 5 फंडामेंटल स्टेप्स. प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. जहां भी आपको जगह मिल गई यू कैन स्टैंड देयर ऑल्सो. ठीक है. तो मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूं आपको जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था. द गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, एलिमिनेशन ऑफ एनी ट्रेस ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट, टेक प्राइड्स इन आवर रूट्स, डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी अमॉन्ग सिटीजन्स. तो ये हमारे गवर्नमेंट के टारगेट हैं बाय 2047. अब इसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर ऑन इंडियन कोस्ट गार्ड. तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कोस्ट गार्ड पे कि कोस्ट गार्ड है क्या. इसी से आपको आइडिया लग जाएगा. उसके बाद जो मेरी स्लाइड्स होगी मैं आपको उसमें वही चीजें कवर करूंगा जो अभी आपको जस्ट पता होनी चाहिए. ठीक है. तो आई एम स्टार्टिंग विद द वीडियो. प्लीज गो थ्रू इट.
गार्ड इज हैविंग, हमारे पास ये शिप क्राफ्ट सब हैं, वही आप देखोगे। Fragmented bridges and blurred waterlines are no match for our allegiance. Growing water don't disorient us. We are its sky warriors. Before war, dark, unmovability of the sea. We let nothing slip into the oblivion below. We eat the faith and fight the fight. Dedicated to a mission larger than our lives. Inspiring use of oceans for economic gains has plunged the world into a pandemonium. Increasing capitalism of pedigree makes our Hawkeye vigil and ready. Changing face of conflict at sea. Citizenry blinded by their own incentives. We manage all conflicts constructively. Brothers on my left and sisters on my right. Together we stand. Together we go. No task too great, no dream too grand. With our backs around full north, the urgent threat facing our entire species. Our responsibility knows no bounds. For we are the guardians of sustainable tomorrow. Hours, weeks, months, and years, we never fail to prepare. Amidst growing challenges at sea and threats to economic zones, we are always on standby to stand by. With over 96% of Earth's water seawater, we enforce our nation's law at sea. From nature's fury to man's deceit, we stand guard against all. Seven seas and 5 oceans. We have eyes far and wide. We are the Indian Coast Guard. Saviors at sea. We are Yatra, Tatra, Sarvatra. How was the video? आपने कुछ लेडी ऑफिसर्स भी देखी होंगी। सो जो ये लेडी ऑफिसर्स हैं, these are CPL क्वालिफाइड पायलट्स और GD ऑफिसर, जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स। सो गर्ल्स का भी रिक्रूटमेंट होता है कोस्ट गार्ड में आफ्टर ग्रेजुएशन, और जस्ट आफ्टर 12th दे आर हैविंग अ CPL पायलट, एक डिग्री होती है पायलट की जो लेनी होती है। सो आफ्टर 12th आप ऑफिसर उसमें भी बन सकते हो, या जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन एज अ GD ऑफिसर, जनरल ड्यूटी ऑफिसर। स्कोप बेसिकली प्रेजेंटेशन का ये है, इंट्रोडक्शन, हमारे ड्यूटीज
ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है हमारा, हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर्स, क्या प्रैक्टिस है हमारी। और नेक्स्ट पीपीटी में आपको बताएंगे वहाँ साहब कोस्ट गार्ड में कैरियर कैसे आगे होगा, मतलब कैसे यू कैन गेट रिक्रूटेड। ये बेसिकली 1997 में, उससे पहले जब 4-5 साल पहले लगा था कि गवर्नमेंट को कि कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो 01 Feb 1977 में कोस्ट गार्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट शिप से जो हमने इंडियन नेवी से ली थी, दैट इज कुथार। हमारे पास बिगनिंग में 7 शिप्स थी बेसिकली। ये हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटीज है, ऑलरेडी आपने वीडियोस में देख ली है। वी डू सर्च एंड रेस्क्यू एट सी, मैरीटाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, लॉ एनफोर्समेंट करते हैं, वही पॉलिसिंग फॉर द गुड ऑर्डर। बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट हम एट सी करते हैं, जो काम पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले लैंड में करते हैं, वही लॉ एनफोर्समेंट चीज हम एट सी देखते हैं। ये हमारे ड्यूटीज एंड फंक्शंस है, जो ऑफशोर्स ऑयल टर्मिनल्स होते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी प्रोटेक्शन, फिशरमैन को असिस्टेंस देना एट सी, कुछ भी अगर कोई इशू हो जाता है, उनका मेडिकल इवैक्यूएशन कैसे करना है, इवन इन मर्चेंट शिप, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन एनवायरमेंट एनिमल्स, जो भी मेरीन एनवायरमेंट में एट सी में जो एनिमल्स होते हैं उनका प्रोटेक्शन देखना, और सबसे लास्ट इसमें देखना है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैरीन पॉल्यूशन। जो भी पॉल्यूशन ऑयल के थ्रू होता है उसका प्रिवेंशन भी कोस्ट गार्ड देखता है। कोस्ट गार्ड इज द नोडल एजेंसी फॉर ऑयल प्रिवेंशन एट सी। We assist customs and other authorities in smuggling operations, safety of life and property at sea. We assist in collection of any scientific data and enforcement of maritime enactments. ये बेसिकली आप जो इंडिया का मैप देख रहे हो, उसके बाहर जो ब्लू रीजन है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जो आप ये ग्रीन और रेड लाइन देख रहे हो, दैट इज आवर सर्च एंड रेस्क्यू रीजन। और इसका टोटल सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है टोटल 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस एरिया को कोस्ट गार्ड देखता है। इसमें अगर कोई भी सर्च एंड रेस्क्यू होता है तो कोस्ट गार्ड की शिप्स, कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट, कोस्ट गार्ड की एसीबीज, एयर क्रूजर वेसल्स, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वो ऑपरेट करती है। ये रीजन जो आपने हाईलाइट में देखा है, ये हमारा रीजन। बेसिकली इसमें डाटा जस्ट दिखाया है कि हमने कितने सर्च एंड रेस्क्यू और कितनी लाइफ सेव करी है अभी तक। तो टोटल 01 लाइफ सेव एवरी सेकेंड डे इन एवर चैलेंजिंग डोमेन। तो वी आर सेविंग 1 लाइफ एट एवरी अल्टरनेट डे। अभी तक का ये डाटा है, उसके हिसाब से ये निकाला गया है। बेसिकली आपने वीडियोस में देखा था, वी डू बोर्डिंग ऑपरेशंस। बोर्डिंग ऑपरेशन में क्या होता है, ये जो फिशरमैन आपको पीछे बोर्ड दिख रही है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वी चेक दे आर कैरिंग ऑल द लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स और नॉट। तो ये हमारा अभी पिछले 4 सालों का बोर्डिंग डाटा है, जो आप देखते जा रहे हो इंक्रीज होता जा रहा है। 2023 which is not ended till now, we have already done 13,000 approx boarding operations. बोर्डिंग ऑपरेशंस हम फिशिंग वेसल्स में भी करते हैं, मर्चेंट वेसल्स में भी करते हैं। एंटी कोचिंग एक्टिविटीज, उसका डाटा है ये कितने हमने इसमें वेसल एप्रीहेंड किए हैं वो दिखाया गया है, कितना हमने सीज किया है, पकड़ा है सिंस इंसेप्शन। स्मगलिंग आइटम्स जो होते हैं वो पकड़ा है सिंस इंसेप्शन, वो दिखाया गया है इसमें। ये आप फोटोज देख सकते हो, अराउंड 15,304 करोड़ का। Coast Guard also carries out community interaction program, CIPs हम करते हैं for fishermen to make them aware कि they should carry life saving equipments, और सी कब खराब है, कब सही है, कब उन्हें फिशिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, क्या क्या जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, सार्ट डैट, ऐसी चीजें कैसे ऑपरेट करते हैं एट सी,
जो उनके पास होनी चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रेस हो, डिस्ट्रेस इन द सेंस उनको कुछ इमरजेंसी हो जिसमें दे रिक्वायर सम हेल्प, सो डैट सैट सार्ट ये कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रेस देने में हेल्प करते हैं। तो उनको यूज कैसे करते हैं वो हम CIP कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम जो होता है हमारा, उसके थ्रू फिशरमैन को अवेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फोटोज हैं और अभी तक 2009 से हमारे पास डाटा है, हमने अराउंड 12,000 CIPs करी है ऑल अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, हमारा हेडक्वार्टर इज एट इन दिल्ली बेसिकली। उसके बाद हमारे 3 रीजनल हेडक्वार्टर है, मुंबई, ईस्टर्न सीबोर्ड इज एट चेन्नई एंड विशाखापट्टनम एंड अंडमान RH2, 3 RH2 आते हैं। इसके बाद हमारे 16 हेडक्वार्टर्स हैं जिसमें हल्दिया इज ऑल्सो वन ऑफ द हेडक्वार्टर। अभी जिस हल्दिया में है वी आर हैविंग आवर 1 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हियर ऑल्सो। इसके बाद हमारे कुछ स्टेशन हैं हेडक्वार्टर के अंदर जो आते हैं, 42 स्टेशन हैं हमारे पास। तो बेसिकली हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आफ्टर दैट स्टेशन जो हमारे पास है। ये हमारे जो एयर एसेट्स आपने देखे थे, डॉनियर, चेतक, कहाँ पे हैं ऑल ओवर इंडिया, ये आपको दिखा रहा है चार्ट। इसमें मैं बस लास्ट में ये बताऊंगा आपको, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एरिया ऑफ ऑपरेशन है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ लैंड मास। बेसिकली इंडिया का जो आप देख रहे हो पूरा मैप देखते हो, उसमें जितना लैंड एरिया कवर करता है, एट सी वी कवर 1.5 टाइम्स मोर। दिस इज आवर फोर्स लेवल। अभी हमारे पास 157 शिप्स हैं जिसमें 73 बड़ी शिप्स हैं, 67 उससे छोटी है, हमको इंटरसेप्टर बोट्स बोलते हैं, और 70 होवरक्राफ्ट हैं हमारे पास, जिसमें से 4 होवरक्राफ्ट हमारे पास हल्दिया में है। एयर एसेट्स हमारे पास डॉनियर 39 है, चेतक 19 है एंड एडवांस हेलोस 20 है। एंड बाय 2025 इन नेक्स्ट 2 years वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हमारे जो एसेट्स हैं, शिप्स हमारी 190 हो जाएगी और एयरक्राफ्ट 80 हो जाएंगे एज पर प्लान। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है कोस्ट गार्ड का 1978। इसमें मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा, उसमें आर्टिकल 4(1) है जिसमें बोलता है देयर शॉल बी एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन और कोस्ट गार्ड फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया विद इन अ व्यू। बेसिकली जहां हमने पहले भी प्रेजेंटेशन दी है, तो स्टूडेंट्स आर अवेयर रिगार्डिंग आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, बट आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, बट कोस्ट गार्ड इट इज द 4th आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। ये बेसिकली मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं जो हमारी चार्टर ऑफ ड्यूटीज है। ये मैं नहीं कवर करना चाह रहा क्योंकि ज़्यादा डीप हो जाएगा। जो SOPs हम फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो बताया गया है इसमें। अभी आगे मैं आपसे कुछ डाटा शेयर करूंगा, अभी तक हमारी क्या अचीवमेंट्स है। हमारे फॉरेन नेशन से भी टाई अप है, बायलैटरल कोऑपरेशन है विद 08 कंट्रीज। ये हमारी अचीवमेंट्स है अभी तक की, विच वी हैव ट्राइड टू कवर इन 1 स्लाइड। हमने टोटल आपको ऑलरेडी बता दिया 12,000 अराउंड लाइफ सेव करी है एट सी, स्टिल वी आर डूइंग इट एवरी डे। सर्च एंड रेस्क्यू के हमने अराउंड 3,700 ऑपरेशन करे। मेडिकल इवैक्यूएशन, मतलब किसी को मेडिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाए एट सी, फिशरमैन को या मर्चेंट वेसल में, तो उसको इवैक्यूएट किया है अराउंड 437 लोगों को। HADR असिस्टेंस प्रोवाइड करिए अराउंड 13,000 लोगों को। कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशंस हम करते हैं अराउंड 547 करें। ये एक्सरसाइज होती है जो कोस्ट गार्ड करती है। CIPs ऑलरेडी बता चुका हूँ। बोर्डिंग ऑपरेशंस जो मैंने बताया था, फिशरमैन मर्चेंट वेसल का हम जो डाटा चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, टिल नाउ वी हैव रफली अप्रोक्सीमेटली डन
मोर देन 3 लाख बोर्डिंग ऑपरेशन। कितने फिशिंग वेसल को हमने एप्लीकेट किया है? अराउंड 1600। उसमें फॉरेन फिशरमैन कितने थे? फॉरेन मीन्स श्रीलंका के हो सकते हैं, बांग्लादेश के हो सकते हैं, पाकिस्तान के हो सकते हैं, जो भी नियर बाई कंट्रीज है, अराउंड 30,000। एंड कितना कॉन्ट्राबेंड सीज किए ऑलरेडी एक स्लाइड में कवर कर दिया है, विच इज कॉस्टिंग अराउंड 15,000 करोड़। ड्यूटीज ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिशरमैन को असिस्ट करना, ऑयल पॉल्यूशन को देखना, कस्टम्स को हेल्प करना इन एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज, मैरीटाइम लॉ को इन्फोर्स करना। अभी ये पीपीटी खत्म है, हो गई है। नेक्स्ट पीपीटी में मां साहब आपको बताएंगे कि कोस्ट गार्ड में कैसे रिक्रूटमेंट होता है। बेसिकली कोई भी डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के सर्टेन स्टेप्स होते हैं और सर्टेन क्राइटेरिया होता है, तो वो अभी आपको मां साहब एक्सप्लेन करेंगे। वो बताएंगे ऑफिसर में कैसे आप एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं कोस्ट गार्ड। सेम गोज फॉर आर्मी नेवी ऑल्सो, बट दे हैव देयर ओन सेट ऑफ एग्जाम्स। तो कोस्ट गार्ड का अपना खुद का सेट ऑफ एग्जाम होता है। आफ्टर 12th भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के लिए, उसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कब फॉर्म्स निकलते हैं, ऑलरेडी निकल चुके हैं 12th वालों के तो फॉर्म। आफ्टर 12th जो ज्वाइन करते हैं वो मां साहब अभी आपको नेक्स्ट पीपीटी में बताएंगे। उसके बाद आपको मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा कोस्ट गार्ड की, एंड देन वी विल एंड द प्रेजेंटेशन एंड वी विल बी हियर फॉर एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। ठीक है? बेसिकली अभी जो आपने हमारी शिप्स देखी थी उसमें से एक हमारी ओपीवीज है, हमारे पास अभी 25 है। दीज आर द ऑफशोर पेट्रोल वेसल। इनकी लेंथ रफली 100 मीटर्स होती है। ये सबसे बड़ी वेसल्स है जो हमारे पास है। दीज आर द पीसीबीज, जो मैंने बताया हमारा एक चार्टर ऑफ ड्यूटी है मेन, दैट पॉल्यूशन को हमें रोकना है जो एट सी हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास 3 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स हैं। दे आर ऑल्सो रफली 90 to 100 मीटर्स इन लेंथ। ये हमारी एफपीवीज है। हल्दिया में हमारे पास 3 फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं। इनका लेंथ रफली 50 मीटर होता है। ये इंटरसेप्टर बोट्स हैं 67, ये और छोटी होती है 30 मीटर इन लेंथ। और ये है हमारी एसीवीज। अभी कल ही एक डीकमीशन हुई है, तो वी वर हैविंग 18, अभी हमारे पास 17 है। अपकमिंग ईयर्स ये हमारे पास और बढ़ जाएंगी। तो ये एसीबीज हमारे पास टोटल 4 है एंड वी आर फ्रॉम 88 एसीबी स्क्वाड्रन। तो बेसिकली आई एम अ स्टाफ पायलट देयर, सो वी ऑपरेट दिस एयर कुशन वेसल। इसकी एक खास बात ये है, ये पानी में भी चलती है, लैंड में भी चलती है। ठीक है? सो आपके जो हेडमास्टर है, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन सीइंग एसीबी, तो आई विल रिक्वेस्ट हिम, ही कैन मतलब कॉन्टैक्ट अस। कभी भी आपको विजिट करना हो हमारा स्क्वाड्रन तो यू ऑल कैन नो। ये आईसीज हैं, दीज आर अराउंड 10 मीटर्स। ये हमारे इनर हार्बर की पेट्रोलिंग के लिए होती है। एयर एसेट्स डॉर्नियर, चेतक, एएलएच, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ठीक है? দেখতে পাচ্ছ মেল অফিসারদের জন্য জেনারেল ডিউটি, আমাদের জেনারেল ডিউটি অর্থাৎ সমস্ত কাজ করবে নর্মালি। আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের টেকনিক্যাল, হ্যাঁ। তারপরে আমাদের পাইলট রয়েছে আলাদা। তো জেনারেল ডিউটির জন্য এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ব্যাচেলর ডিগ্রি হতে হবে, যে কোনো ইউনিভার্সিটির থ্রুতে হতে পারে, তাতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে কোনো একটা স্পেসিফিক ইউনিভার্সিটি হতে হবে, যে কোনো। তবে তার ফিজিক্স এবং ম্যাথ অবশ্যই থাকতে হবে। ক্লাস 12-এ ফিজিক্স আর ম্যাথ, তারপর 10+2 10+2 উপর যে কোনো রিকগনাইজ কলেজ থেকে ডিগ্রি কোর্স কমপ্লিট করলে সে এলিজিবল হয়ে যাবে। মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড দেখতে পাচ্ছ, মিনিমাম হাইট 157 সেন্টিমিটার, হাইট পার্সেন্টেজ আপ ডাউন হতে পারে, 10% আপ ডাউন হতে পারে। আর আই সাইট 6/6 6/9। চেস্ট এক্সপানশন অর্থাৎ যে শ্বাস নিয়ে চেস্ট ফোলানো মিনিমাম 55 সেন্টিমিটার এক্সপানশন হতে হবে। আর বেসিক পেমেন্ট মিনিমাম 56,000 প্লাস ডিএ, ট্রান্সপোর্টেশন
অ্যালাউন্স, অ্যালাউন্স এক্সেট্রা, আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনেক অ্যালাউন্স রয়েছে। মিনিমাম অর্থাৎ এখন বর্তমান 48% ডিএ বেড়ে গেছে, অর্থাৎ এখন মিনিমাম 56,000 নয় ওটা, প্লাস ডিএ হলে মিনিমাম অটোমেটিক মোর দ্যান 78,000 বেসিক পেমেন্ট, বেসিক প্লাস ডিএ, অর্থাৎ যে কেউ ভর্তি হলে মিনিমামটা 78,000 টু 80,000 মিনিমামটা পেমেন্ট আসবে পার মান্থ। আর এজ ক্রাইটেরিয়া রয়েছে আমার 21 থেকে 25 ইয়ার পর্যন্ত অফিসার ক্যাটাগরি। ফিমেল অফিসারের জন্য দেখো সেম ক্যাটাগরি, ঠিক আছে, বেতন পে স্ট্রাকচারও সেই একই থাকে, শুধু এতে এজ রিল্যাক্সেশন এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটের জন্য 5 ইয়ার্স আর ওবিসি ক্যান্ডিডেটের জন্য 3 ইয়ার্স অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট রুল এজ রিল্যাক্সেশন রয়েছে। তারপর আমাদের কমার্শিয়াল পাইলটের এন্ট্রিও স্যার যেমন বললেন, কমার্শিয়াল পাইলটের এন্ট্রিও রয়েছে, যেটা আমাদের অলরেডি যারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে কমার্শিয়াল পাইলট কোর্স কমপ্লিট করে এসে ভর্তি হতে পারে। কিছু আছে আমাদের জিডি পাইলট, জিডি পাইলট অর্থাৎ আমাদের জেনারেল ডিউটিতে ভর্তি হবে, জেনারেল ডিউটি ভর্তি হওয়ার পরে সে তার উইলিংনেস দেবে, সে পাইলট এন্ট্রির জন্য যেতে চায়। ইনিশিয়ালি তাদের ইনভাইট করা হয়, যারা এবার বেসিক ট্রেনিং তার জন্য জিডি পাইলটের একটা ট্রেনিং হয়, জিডি পাইলটের ট্রেনিং কমপ্লিট করে এলে সঙ্গে সঙ্গে তার অন্যান্য কোর্সেস হবে, কোর্স কমপ্লিট করার পর তিনি জিডি পাইলট হয়ে যাবেন, ঠিক আছে। তবে জিডি পাইলটের জন্য এন্ট্রি তাকে আগে থেকে যখন ফর্ম ভরা হয় সেই ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন ফর্মেই তাকে উইলিংনেস দিতে হয়, ঠিক আছে। তারপর টেকনিক্যাল অফিসারের এন্ট্রিও সেম একই, জিডি পাইলট নেভিগেটর যেটা বললাম অলরেডি। পে স্ট্রাকচার ইনিশিয়াল সবার সমান থাকে, তারপরে যখন পাইলট হয়ে যাবে কমপ্লিট পাইলট হয়ে গেলে, কমপ্লিট পাইলট হলে তারপর পাইলট অ্যালাউন্সেস এক্সট্রা হবে। জিডি টেকনিক্যাল অফিসারের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চের নেভাল আর্কিটেকচার, মেকানিক্যাল, অটোমোটিভ, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ এসব এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন যে কোনো অর্থাৎ টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চের কোয়ালিফাই হতে হবে, ঠিক আছে। মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডস প্রত্যেকের সেম, বেসিক পে সেম। তারপরে ভর্তি হওয়ার পরে অন্যান্য আনুষঙ্গিক অ্যালাউন্স এক্সট্রা হয়ে যায়। আর আমাদের কোস্টগার্ড অফিসারের র্যাঙ্ক স্ট্রাকচার দেখে নাও। মিনিমাম বেসিক পেমেন্ট যেটা ফার্স্ট ভর্তির সময় তারা ভর্তি হবে অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট। নেক্সট তার এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া রয়েছে অ্যাডমিশন পর কিছুদিন, অর্থাৎ 2 ইয়ার্স, কোনো ক্ষেত্রে 4 ইয়ার্স, 3 ইয়ার্স, 4 ইয়ার্স, তারপর পারফরমেন্স দিলে সেই হিসেবে তার প্রমোশন হবে। ফার্স্ট অ্যাজ এ ভর্তি হলেই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট 56,000 বেসিক পেমেন্ট, তারপরে নেক্সট প্রমোশন হবে ডেপুটি কমান্ডেন্ট, তারপর কমান্ডেন্ট ইংরেজি, কমান্ডেন্ট, ডিআইজি, আইজি, অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর, এডিজি, তারপর লাস্ট প্রমোশন ডাইরেক্টর জেনারেল। ডাইরেক্টর জেনারেল প্রমোশন হয়ে গেল, তার পেমেন্ট বেসিক পেমেন্ট 2,05,400 মিনিমাম। তো বুঝতে পারছো ক্যারিয়ার কতটা ভালো, ঠিক আছে। সব থেকে বেটার এটাই হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সার্ভিস, কোনো রকম টেনশন নেই, পেনশন আছে। তারপরে এখন বর্তমান 2004 এর পরে যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের কন্টিনিউটি পেনশন রয়েছে, এনপিএস গভর্নমেন্ট স্কিমে, ঠিক আছে। তবে সব থেকে বড় হচ্ছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন প্রত্যেকের খুব ভালো হতে হবে। মিনিমাম কিছু কমপ্লিট আমি ইস্যু করেছি, তাতে লিখে দিও। মিনিমাম সবার পার্সেন্টেজ চাওয়া হয় 50%, কিন্তু যে কোনো কিছুতে অ্যাডমিশন নিতে গেলে তোমরা যখন ক্লাস 11 থেকে 10 থেকে যখন 11-এ ভর্তি হতে যাও, তখন দেখো বিভিন্ন স্কুলে ক্রাইটেরিয়া, মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া কত থাকে। সায়েন্স নিতে গেলে 55%, কেউ 60%, কিন্তু প্রেফারেন্স তাদের দেওয়া হয় যারা মোর দেন পেজ, অর্থাৎ উপর থেকে ওদের একটা তোমার ভ্যাকেন্সি রয়েছে। তো যেগুলো স্কুলে কলেজে যেমন ভ্যাকেন্সি রয়েছে, 30টা ভ্যাকেন্সি রয়েছে, যদি 90% অ্যাবাভ যদি 30 জন স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করে, তখন কি তারা 55% বা 60% তারা পাবে চাকরি, বা স্কুলে অ্যাডমিশন পাবে না। সেরকম সেম ক্যাটাগরিতে তোমার যখনই তুমি অ্যাপ্লিকেশন করো,
মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া অবশ্যই 50% রয়েছে গ্রাজুয়েশনে, কিন্তু তুমি তাতে হয়তো অ্যাডমিশন পাবে না, যে কারণে তোমাকে এই মুহূর্ত থেকে এখন থেকে তোমাকে মেন্টালি প্রিপেয়ার হতে হবে যে তোমার এডুকেশন আরো ভালো করতে হবে, অর্থাৎ পড়াশোনা আরো ভালো করতে হবে। তোমার মিনিমাম 80% নয় 90-95% নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এডুকেশন আরো ভালোভাবে করতে হবে, পড়াশোনাটা আরো ভালোভাবে করতে হবে, ঠিক আছে। এরপরে আমাদের অফিসার ক্যাটাগরি দেখলে, এরপরে আমাদের সেলারি ক্যাটাগরি, অর্থাৎ আমি যে র্যাঙ্কে রয়েছি, আমাদের জুনিয়র মোস্ট এই তো একটা প্রমোশন হয়ে গেছে অলরেডি। তো যখন মিনিমাম ভর্তি হবে তখন তাদের ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ওখানে গ্রাজুয়েশন 10+12 এর পরে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হতে হবে, কিন্তু আমাদের জওয়ান অর্থাৎ সেলারি ক্যাটাগরিতে তাদের ভর্তি হতে গেলে মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে 10+2 ফিজিক্স ম্যাথ কম্পালসারি, ঠিক আছে। 10+2 হলে কি হবে, তোমার ভর্তি হতে তুমি মিনিমাম 55% পেতেই হবে চান্স। আর এজ ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে 18 to 22 ইয়ার্স, 18 বছর থেকে 22 বছরের মধ্যে। এজ রিল্যাক্সেশন সেম অফিসারে যেমন দেখলে 5 বছর এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটের জন্য, 3 বছর ওবিসি ক্যান্ডিডেটের জন্য এজ রিল্যাক্সেশন রয়েছে। আর ফিজিক্স এবং ম্যাথ সমেত 10+2 অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক কমপ্লিট করতে হবে। আর আরেকটা রয়েছে আমাদের ডোমেস্টিক ক্যাডার, অর্থাৎ যারা আমাদের ফুড স্টিভার রান্না করেন এবং আমাদের ফুড সার্ভ করে, হ্যাঁ, সেই ক্যাটাগরিতে আমাদের এজ ক্রাইটেরিয়া একই রয়েছে, কিন্তু তাতে 10th পাস ছেলেরাও অ্যাডমিশন নিতে পারে। আর একটা রয়েছে আমাদের যান্ত্রিক, অর্থাৎ আমাদের জওয়ানের মধ্যে টেকনিক্যাল টিম, জওয়ানের মধ্যে যে টেকনিক্যাল টিম তাদেরও এজ রিল্যাক্সেশন একই রকম রয়েছে, তাদেরও ভর্তির এজ হচ্ছে 18 থেকে 22 বছর বয়স। এবং এখানে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে ক্লাস 10 এর পরে যে কোনো রিকগনাইজ স্কুল কলেজ থেকে 3 ইয়ার্স বেসিক ট্রেনিং টেকনিক্যাল কোর্স কমপ্লিট করতে হবে। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা হতে হবে, ডিপ্লোমা হোল্ডার হতে হবে, ঠিক আছে। আরেকটা রয়েছে 10+2 এর পরে যে কোনো এডুকেশন বোর্ড বা রিকগনাইজ বোর্ড থেকে সে আপনার তোমার ডিপ্লোমা বা ইলেকট্রিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যালের কোর্স কমপ্লিট করতে হবে। 10+2 এর পরেও করতে পারে, আর 10th এর পরেও যারা পলিটেকনিক কমপ্লিট করেন তাদেরও চান্স রয়েছে। আর বেতন তোমার এখানে মিনিমাম 24,000 বেসিক পে, যেটা ভর্তি হয়ে গেলেই তারপর তোমার মিনিমাম ভর্তি হলেই মিনিমাম 30,000 ক্যাশ পাবে, অর্থাৎ সেম ডিএ অলরেডি 48% হয়ে গেছে। স্টেট গভর্নমেন্ট প্রতি বছর দিয়ে দিতে পারে না, কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দিয়ে প্রতি 6 মাস অন্তর আসতে থাকে, অর্থাৎ জানুয়ারিতে আরেকটা জুলাই মাসে। তো মিনিমাম 3% এখন অব্দি দেখা যাচ্ছে, মিনিমাম 3% দিয়ে প্রতি হাফ ইয়ারলি আসতে থাকে, অর্থাৎ সেই হিসেবে বেশ স্ট্রাকচার বাড়ছে তার প্রমোশন ক্রাইটেরিয়া। আর আমাদের সব থেকে বড় হচ্ছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন নিয়ে ভর্তি হয়ে গেলে তারপরে মেডিকেল বেনিফিট সার্ভিসে আসার পরে মেডিকেল বেনিফিট A to Z তুমি তোমার ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ মাদার ফাদার এবং তোমার নিচে ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ তোমার স্ত্রী, তোমার সন্তানরা ফুল মেডিকেল ফ্যাসিলিটি পাবে ফ্রি অফ কস্ট, ঠিক আছে। हो गया। बेसिकली दिस इज अ पोस्टकार्ड साइट, आप सब इंटरनेट यूज करते होंगे, तो ज्वाइन इंडियन पोस्टकार्ड, अगर एनीवन इज इंटरेस्टेड ही कैन गो थ्रू दिस साइट, ताकि आपको बाकी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग अपडेट, कब पोस्टकार्ड में वैकेंसी आ रही है, कब रिक्रूटमेंट शुरू हो रहा है फॉर ऑफिसर, फॉर सेलर्स एंट्री। सो आई थिंक বছরে দুবার রিক্রুটমেন্ট হয়, একটা ফার্স্ট ব্যাচ অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়, আর একটা দ্বিতীয় ব্যাচ হয় জুলাই থেকে শুরু হয়। জানুয়ারি ব্যাচের জন্য রিক্রুটমেন্ট শুরু হয়ে যায় তার আগের বছর জুলাই থেকে, তার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জুলাই অগাস্টে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ভরা হয়। অনলাইন আজকাল অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়ে গেছে, অনলাইনেই অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন করার পরে হার্ড কপি তোমাকে বাই পোস্ট পাঠাতে হবে, ঠিক আছে। আর সেম অফিসার্স ক্যাডারেও আর সেলার ক্যাডারেও
হাফ ইয়ারলি এক্সাম হয়, আর হাফ ইয়ারলি তোমার রিক্রুটমেন্ট হয়। আর জুলাই ব্যাচে যেটা ভর্তি হবে সেটা ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়ে যায়। समझ आया सबको? हाँ आवाज नहीं आ रही। समझ आया सबको? हाँ मुझे आवाज में थोड़ा काम मेरा समझ आया सबको? थोड़ा समझ आया सबको? ठीक है, तो we here end our presentation. एक लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा. दिस इज ऑल्सो अबाउट कोस्ट गार्ड. इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे अभी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं. उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे जैसे कि, ठीक है, जाने का. तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा. आफ्टर दैट एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर इफ यू वांट. We have one family, only Samsung. And with our family, we believe in unity. When our family of a million wake up, they feel safe, knowing that we are ready to safeguard their dreams, protect their passion, steadfast and steady. With every wave comes a new challenge, but not strong enough to throw us off balance. We thought about this